बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, कैसे हैं आप? आपके मूड कैसे हैं? आपके मिजाज कैसे हैं? मैं आपका होस्ट दोस्त अरशद भट्टी हूँ। ऑन एयर विद अरशद भट्टी में आपको खुशामदीद। प्रोग्राम में हम ख़ास ख़बरों का कुछ अहाता करते हैं और उसके बाद हमारे साथ मेहमान होते हैं। इस खबरों पर तबसरा होगा। लताफ़ सिद्दीकी साहब कैनेडियन नेशन न्यूज़ के चीफ एडिटर हैं, हमारे साथ होंगे। और तीसरे सेगमेंट में इमिग्रेशन के हवाले से कुछ सवालात, आजकल PR कार्ड्स के हवाले से बहुत से लोग जो हैं वो वरी कर रहे हैं। शहबाज अकबर साहब ग्रीन स्टार इमिग्रेशन से उनका ताल्लुक़ है, वो हमारे साथ होंगे। ख़बरें, बहुत ज़बरदस्त खबर, बहुत अरसे से जिन लोगों को इंतज़ार था JIT की रिपोर्ट के हवाले से, और दिन गिन रहे थे। 60 दिन के अंदर अंदर JIT ने अपनी रिपोर्ट कंप्लीट की और फिर उसकी फाइंडिंग जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने जमा करवा दी। वज़ीर-ए-आज़म और उनके बच्चों के तर्ज़ ज़िंदगी और आमदन में फ़र्क है, दस्तावेज़ात जाली हैं, और गल्फ़ स्टील के मालिक भी उन्होंने कहा कि नवाज़ शरीफ हैं। वज़ीर-ए-आज़म और उनके बच्चों के ख़िलाफ़ ये भी सिफारिश की गई कि नैब में रेफरेंस जो है वो भेजा जाए। और मज़ीद ऑफशोर कंपनीज़ का इंकशाफ हुआ है। और इसके अलावा UAE गवर्नमेंट ने कुछ डॉक्यूमेंट्स की तस्दीक नहीं की है, और इस तरह से कुछ फोरेंसिक डॉक्यूमेंटेशन की तस्दीक करवानी थी बरतानिया से, उन्होंने भी उनको जो है वो फेक करार दिया है। और इसके बाद एक नई बहस ज़ाहिर है इस हवाले से शुरू हो गई है, और हुकूमत और हुकूमती वज़रा गो के आज ख़ासी उन्होंने इस हवाले से तनकीद भी की। उन्होंने कहा कि ये इमरान नामा है, ये JIT की रिपोर्ट नहीं है, और इसको हम रद्दी की टोकरी समझते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि हम कानूनी तौर पर सुप्रीम कोर्ट में जो है वो इन चीज़ों को साबित करेंगे, और ये साजिश एज़ यूजुअल जो बहुत सी बातें हैं। इमरान खान ने दूसरी तरफ कहा कि जी हमारा जो खदशा था वही हुआ जो हम कह रहे थे, और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि प्राइम मिनिस्टर को अब रिज़ाइन दे देना चाहिए और गेम अब ओवर हो चुकी है। और साथ ही उन्होंने कहा कि हम देखते हैं कि कब ओहदा जो है नवाज शरीफ साहब छोड़ते हैं। अब दो डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यूज़ हैं। अगर आप अपोजिशन की तरफ से देखें या JIT के हवाले से जो फाइंडिंग्स देखें, जो कुछ कहा गया था, जो अपोजिशन कह रही थी, इमरान खान साहब या बाकी लोग कह रहे थे, वो ऑलमोस्ट वही रिपोर्ट आई है जो उनका ख्याल था कि करप्शन हो रही है, कोई मनी ट्रेल नहीं है, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। तो इस हवाले से तो कहेंगे कि वो बिल्कुल दुरुस्त है, और वो इसमें कामयाब रहे हैं किसी न किसी हवाले से। गवर्नमेंट जो है, क्योंकि उनको थोड़ा सा आइडिया हो चला था, और उस आइडिया के बाद जो है उन्होंने फिर उसी तरह से जो है उसका रिएक्शन जब वो दे रहे थे, आप वफाकी वज़रा के बयानात सुनते रहे होंगे। और उसके बाद उन्होंने कहा कि इन दी एंड उन्होंने ये कह दिया कि कतरी शहज़ादा अगर उनको नहीं बुलाया जाता, प्रिंस को उनसे बात नहीं की जाती है, तो हम इस रिपोर्ट को मानेंगे ही नहीं। अब मामला सुप्रीम कोर्ट में है, सुप्रीम कोर्ट इसके ऊपर क्या करती है। और साथ ही जो है एक जो फोर्जरी कुछ हुई थी हिजाजी साहब के हवाले से भी मुकदमा जो है सुप्रीम कोर्ट की जो है उसके ऊपर इंस्ट्रक्शंस पे उनके खिलाफ मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया है कि जो शुगर मिल के हवाले से कुछ डिटेल्स हैं वो उसमें चेंज किया गया था कुछ चीज़ों को। तो अभी जो सिनेरियो है उसमें अपोजिशन अपने तई वो कह रही है कि हम कामयाब रहे हैं, और अगर वैसे आप देखें तो ऐसा ही हुआ है जो अपोजिशन कह रही थी, जो इमरान खान या शेख रशीद साहब या बाकी लोग कह रहे थे वही। अब पीपल्स पार्टी दरमियान में कहाँ है, पीपल्स पार्टी कहती है कि वो पहले भी इस हवाले से बहुत ज़्यादा इसको नहीं कह रहे थे, लेकिन उनके ये बयान ज़रूर हैं कि वो भी प्राइम मिनिस्टर के इस्तीफ़े की बात कर रहे हैं, और उससे पहले भी वो इस्तीफ़े की बात कर रहे थे। अब तमाम सिनेरियो में अपोजिशन वज़ीर-ए-आज़म के इस्तीफ़े का मुतालबा कर रही है, प्रेशर है प्राइम मिनिस्टर पे, और प्राइम मिनिस्टर पे, लेकिन जो उनके रफ़का हैं वो कहते हैं कि प्राइम मिनिस्टर इस्तीफ़ा नहीं देंगे। इखलाकी जवाज़ को देखें तो ऐसी सूरत हाल में बाज़ औक़ात अगर कहीं और अगर इसको एग्जाम्पल दे रहे होते हैं तो वो इस्तीफ़ा देना ही पड़ता है। लेकिन यहाँ पे अब कोर्ट क्या करती है, मेरे ख्याल में मंडे को 13 जुलाई को इस हवाले से जब इसकी समाअत होगी इस केस की, तो पता चल जाएगा कि कोर्ट किस तरफ जा रही है और ये क्या लेकर आते हैं। और बहुत से लोगों का ख्याल है कि अभी बहुत ज़्यादा लंबा शायद ना जाए, इसको कुछ अरसे में इसका फैसला दोनों तरफ से सुनेंगे कि क्या है, और उसके बाद उसके हवाले से फैसला दे देंगे। उसके बाद रिव्यू में गवर्नमेंट जाएगी, ऑफ कोर्स अगर वो चाहेगी तो जाएगी, या उस वक्त तक ऐसी सूरत हाल हो गई होगी कि ये ना हो कि इस फैसले से ऑफ कोर्स PTI की थोड़ी सी पोजीशन ज़रूर ऊपर हुई होगी, लोगों को इस हवाले से यकीनन वो जिसको क्लेम करेंगे, और नून लीग की पोजीशन हो सकता है कि थोड़ी सी डाउन हो जाए। अब इलेक्शंस अर्ली हो जाएंगे, इस्तीफ़ा दे के नए प्राइम मिनिस्टर आएंगे, लेकिन अभी महाजराई की कैफियत है ज़रूर। बज़ाहिर वो ऐसा नहीं हुआ कि 10 तारीख को सब कुछ ख़त्म हो गया,
लेकिन गवर्नमेंट प्रेशर में है और उनके वज़रा भी प्रेशर में हैं और अभी कुछ दिन शायद इस हवाले से और इंतज़ार करना पड़े कि क्या सूरत हाल बनती है। वाज़े बिल्कुल नहीं है, लेकिन रिपोर्ट जो है उसकी अगर हम एनालिसिस करें तो वो गवर्नमेंट के खिलाफ ही आई है। अब बहुत सी बातें हैं इस पे, आज लताफ़त सिद्दीकी साहब हमारे साथ हो गए, उनसे बात करेंगे कि ये क्या सिलसिला है। सर जॉन मैकेन का इम्पोर्टेंट दौरा था, वहाँ से क्या मैसेज था और यहाँ से जो मैसेज जा रहा है उस तरह है या नहीं है। फ़ौज अब क्या करे, फ़ौज का किरदार क्या है। फ़ौज ज़ाहिर ऐसे मामले पे सब लोग कहते हैं जब कुछ नहीं होगा तो कौन इंटरवीन करेगा, वो कहते हैं फ़ौज करेगी। स्टेटस को बरकरार रहता है या नहीं रहता है, और ये पीछे जो गवर्नमेंट कहती है कि साजिशें हैं वो क्या हैं, क्या वाकई साजिश है कि अपने ये खुद इनके मामला ऐसे रहे हैं कि उसके अंदर ये आ गए हैं। इस पर उनसे ज़रूर तफसील से हम इंशाअल्लाह ताला बात करेंगे। दूसरी तरफ जो कराची का इलेक्शन था PP 114 का, बड़ा इंपॉर्टेंट इलेक्शन इस हवाले से था कि MKM के मुस्तकबिल के हवाले से बहुत से सवाल थे उस हवाले से कि MKM पाकिस्तान उसमें थी, MKM लंदन ने कहा था कि इसमें आप बाइकआउट करें। पीपल्स पार्टी, सईद गनी साहब बड़े अच्छे उनके कैंडिडेट थे, पीपल्स पार्टी ने ये सीट जीत ली है। अब MKM के हवाले से फिर सवालात जो हैं वो शुरू हो गए। MKM लंदन ने कहा कि इसका बाइकआउट करें, लेकिन कहीं कहीं मैसेज कहीं और भी था। तो अब फिर सवालात शुरू हो गए हैं कि क्या ये MKM लंदन और पाकिस्तान में कुछ लिंक है या सिर्फ बातों की हद तक है। पीपल्स पार्टी का यहाँ से जीतना एक बिल्कुल ट्रेंड सेटिंग हो सकती है। दूसरी तरफ MKM पाकिस्तान का हारना उनके लिए प्रॉब्लम हो सकता है और पाकिस्तान ज़मीन पार्टी कहीं नज़र नहीं आती है। नून लीग जिनकी ये सीट थी तीसरी पोजीशन पे आई हैं, और PTI के हवाले से बहुत बात हो रही थी कि बहुत जो है वो कहते हैं कि हमारा वहाँ पे वोट बैंक है वो चौथे नंबर पे आई है, नून लीग से भी बाद में, और जमात इस्लामी बिल्कुल काबिल ज़िक्र कारकर्दगी नहीं, 13-1400 उनके वोट हैं। तो ये चेंज क्या है, क्योंकि साथ ही गिलगित बल्तिस्तान का ज़िमनी इलेक्शन भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जीत गई है। तो पीपल्स पार्टी के जो दावे हैं वो भी कहीं कहीं ठीक होते नजर आते हैं, और सिंध की सियासत पे इसका क्या असर होगा, क्या एक दफ़ा फिर ये चेंज आएगी, क्योंकि जो लंदन एंड पाकिस्तान वाला जो सिलसिला है वो उसके भी अब जो है कोई ना कोई सामने चीज़ आएगी कि अभी तक चीज़ें जो हैं वहाँ से कंट्रोल हो रही हैं, और कहीं वहाँ से मैसेज पीपल्स पार्टी की हिमायत का भी था और ये मसला था। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इस हवाले से भी कुछ आगे प्रोग्राम में चल के हम डिस्कस ज़रूर करेंगे। भारतीय वज़ीर ख़ारजा का कहना है कि बहुत से पाकिस्तान के जो पेशेंट्स हैं, मरीज़ हैं, वो इंडिया जाते हैं इलाज के लिए। पिछले दिनों में कुछ ऐसे मामलात रहे, फिर उनको उस हवाले से कुछ ख़ास हिदायत देनी पड़ी वज़ीर ख़ारजा को। उन्होंने कहा कि अब हमें जो भी पाकिस्तान से इलाज करवाने के लिए जाना चाहता है तो उसकी रिकमेंडेशन जो है, जो मुशीर ख़ारजा सरताज अजीज़ साहब जिसकी भी करते हैं, उनको भारत जो है वो वीज़ा दे देगा। ये एक नई डेवलपमेंट इस हवाले से हुई है। थोड़ी सी क्रिकेट की बात कर लेते हैं। श्रीलंका जिम्बाब्वे से सीरीज़ हार गया है, उधर भारत वेस्टइंडीज़ से T20 मैच हार गया है, और साउथ अफ्रीका को इंग्लैंड ने टेस्ट मैच में हरा दिया है। पाकिस्तान जब बिल्कुल बॉटम से चैंपियन ट्रॉफी जीत गया था, तो अभी लगता है कि जो कम रैंकिंग की टीमें हैं वो अपनी बड़ी रैंकिंग की टीमों को अभी तो फिलहाल ऐसे लगता है कि शिकस्त देती नज़र आ रही हैं। और अगर साथ साथ फुटबॉल में दुनिया के मुमताज़ जो फुटबॉलर्स हैं, रोनाल्डिनो बड़े अहम हैं, उसके अलावा 7 फुटबॉलर्स थे, उन्हें पाकिस्तान का दौरा किया है, 2 मैचेस खेले हैं, बड़े कामयाब ये मैचेस रहे हैं, और ये भी पाकिस्तान में खेलों की तरवीज के हवाले से, वहाँ इंटरनेशनल गेम्स के हवाले से बड़ा ही मेरे ख्याल में ये एक इम्पॉर्टेंट है। और आज मंडे है, कल ट्यूसडे और बुध को इंटरेस्ट रेट जो हैं उनके बढ़ने का 90+%, लोग तो 100% भी कहते हैं, लेकिन कभी भी कोई चीज़ हतमी नहीं होती, लेकिन इम्कान ज़रूर है। तो इसका क्या रियल एस्टेट की मार्केट पे असर पड़ेगा? ऑलरेडी कूल डाउन मार्केट है किसी न किसी हवाले से, तो इससे मज़ीद कूल डाउन हो जाएगी या रियलिस्टिक मार्केट हो जाएगी, ये अब देखना है आइंदा आने वाले दिनों में। तो जनाब ये फर्स्ट सेगमेंट था, थोड़ी सी खबरों के हवाले से हमने कुछ डिस्कस किया है, ख़ास खबरें जिन पर हम आगे डिस्कस करेंगे। इस कमर्शियल ब्रेक के बाद लताफ़त सिद्दीकी साहब हमारे साथ होंगे, और ख़ास तौर पे हम GIT के हवाले से और कराची के इलेक्शन के हवाले से उनसे बात करेंगे। स्टे ट्यून्ड। ऑन दर्शक भट्टी में आपको एक बार फिर खुशामदीद, बहुत शुक्रिया कि आप हमारे साथ हैं। लताफ़त सिद्दीकी साहब कैनेडियन नेशन न्यूज़ के चीफ एडिटर हैं, जैसे हमने प्रोग्राम के आगाज़ में जिक्र किया था, उनसे बात करेंगे, खुशामदीद कहेंगे। लताफ़ साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम भट्टी साहब। लताफ़ साहब GIT की रिपोर्ट आ गई, 60 दिन का उन्होंने कहा, 60 दिन के अंदर रिपोर्ट, बक्से भर भर के जनाब ट्रालियों पे गए, और उसके बाद
विद इन एन आवर्स जो हैं वो तमाम चीज़ें फ्लैश भी होना शुरू हो गई। सबसे पहले तो आपके इस पर टेक लेंगे, उसके बाद मैं कुछ सवाल करूंगा आपसे। जी बिल्कुल। देखिए, काफी दिन पहले भट्टी साहब जब हमने आपके इसी प्रोग्राम में बात की थी, तो उस वक्त जो माहौल था और ग्राउंड रियलिटी थी वो ये थी कि शायद वजीर आजम साहब का जाना ठहर गया है। ठीक है। और आज जब जीआईटी की रिपोर्ट शाये हो गई तो ज्यादातर लोगों का यही कहना है कि अब नवाज शरीफ साहब चंद दिनों में फारिग हो जाएंगे। और लग भी कुछ ऐसा रहा है, इसलिए कि 3 जजेस जिन्होंने जीआईटी की तश्कील के लिए किया था, अब वो इस केस की अगले हफ्ते हियरिंग शुरू करेंगे। और जीआईटी की रोशनी में अगर वो नवाज शरीफ को डिस्क्वालीफाई कर देंगे तो शायद किसी को ताज्जुब भी ना हो। इन जजेस ने जो हाल ही में रिमार्क्स दिए थे वो भी यही निशानदेही करते हैं कि वजीर आजम उनके निशाने पर हैं। जीआईटी के मेंबरान ने मुत्तफका तौर पर नवाज शरीफ को कोई बेनिफिट ऑफ डाउट नहीं दिया, इसलिए पीएमएलएन के बहुत से लीडरान ने जीआईटी को पीटीआई की रिपोर्ट कहा है। बहरहाल इस केस का ये तो एक पहलू है, दूसरा पहलू क्या है ये हम आपको बताते हैं। मेरे ख्याल में दूसरा पहलू ये है कि हाल ही में सेनेटर जॉन मैकेन एक डेलीगेशन लेकर अचानक पाकिस्तान आए थे। क्या वो इस्टेब्लिशमेंट को ये कहने आए थे कि तुम मियां साहब को फारिग करो, हम तुम्हारे साथ हैं? अगर उन्होंने यही कहा था तो फिर मुस्लिम लीग के 4 वजीर मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में उछल कर बड़ी बड़ी बातें क्यों कर रहे थे? साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने ये क्यों कहा था कि नवाज शरीफ तुम शेर बनो, हम पार्लियामेंट नहीं गिनने देंगे? ये दुरुस्त है कि जरदारी साहब ने ये सारी बातें इफ एंड बट के साथ की थी, लेकिन तर्ज निगार तो इन बिटवीन द लाइन मामले को समझने की कोशिश करते हैं। ऐसा तो नहीं है कि वजीर आजम की हिमायत करने वाले अफसरान इस्टेब्लिशमेंट में मौजूद ना हो। यकीनन उन्होंने वजीर आजम को ये बताया होगा कि जॉन मैकेन ये कहकर गए हैं कि वॉशिंगटन वांट्स स्टेटस को इन पाकिस्तान। बल्कि साहब आखिरी बात के पाकिस्तान में 3 एज यानी अल्लाह, अमेरिका और आर्मी को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। अमेरिका की बात तो मैंने कर ली, दूसरे 2 एज पर मैं तबसरा करने से कासिर हूँ। सही। अल्लाह रब करीम तो सबके साथ है जी, जाहिर है अल्लाह की किसी अल्लाह के फैसले का तो हम कुछ नहीं बता सकते और आर्मी के फैसले का कुछ नहीं बता। अच्छा, लेकिन आप चलें इस हवाले से तो बात होगी, आर्मी के हवाले से भी अमेरिका के। अच्छा, अमेरिका का अब जो रोल है, अब लोग इसको सीरियसली शायद लोगों ने डिस्कस इतना किया नहीं है जॉन मैकेन साहब के दौरे को। ये आपकी जो इन्फॉर्मेशन है, ये जो जनरली हम देख रहे हैं, तो अमेरिका पाकिस्तान में स्टेटस को ही चाहता है? देखिए, अमेरिका का मकसद जो है वहां पर ये है अभी तक, लेकिन अमेरिका के अंदर एक बात ये होती है कि वहां की पॉलिसीज को समझना बड़ा मुश्किल काम होता है। इनकी कुछ डिप्लोमेसी, इनकी कुछ पॉलिटिक्स ऐसी होती है कि अमेरिकन और सारे वेस्टर्न वर्ल्ड का यही है कि हॉकी लेफ्ट की तरफ दिखाते हैं तो गेंद राइट की तरफ फेंकते हैं। लेकिन जर्नलिस्ट हैं तो कम से कम ये समझने की कोशिश करते हैं तो क्यों मेरा उसी वक्त माथा ठनका था कि ये जॉन मैकेन इस वक्त क्यों आए हैं। और देखिए, मैं उन बातों में नहीं जा सकता और जाना भी नहीं चाहिए कि उन्होंने एयरपोर्ट के अराइवल पे क्या कहा। अब मिसाल के तौर पर उन्होंने जो पाकिस्तानी अखबारों में छपी जॉन मैकेन, और वो उन्होंने ये कहा जी पाकिस्तान के ताल्लुकात और हमारे ताल्लुकात और ये और टेररिज्म के लिए पाकिस्तान ने बड़ी कुर्बानियां दी हैं। ये काबुल उन्होंने जाके क्या कह दिया? सही। लेकिन मैं आपको सिर्फ यहाँ ये बताना चाहता हूँ कि जॉन मैकेन साउथ एशियन के हवाले से, साउथ एशियन अफेयर्स के हवाले से वो सिर्फ सेनेटर ही नहीं है बल्कि एक बहुत अहम शख्सियत के मालिक हैं। आप जानते हैं वो फॉर्मर प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट हैं। बिल्कुल सही। और वो पिछली हुकूमत में यानी ओबामा की हुकूमत में भी उनका एक बहुत रोल था। और अगर आपने देखा होगा कि उनके 2 टर्म में, बल्कि आखिरी टर्म में जॉन मैकेन कितने डेलीगेशन लेके पाकिस्तान आए हैं, तो क्या आप उनके अराइवल को कोई अहमियत नहीं देंगे इस टाइम, इस वक्त जबकि जीआईटी वाज नियरिंग कंप्लीशन? ठीक। अच्छा, तो मैं ये कहना चाह रहा था कि ये मेरा 2 और 2 4 करने
करने की मुझे कोशिश की थी और मैंने शॉर्ट किया इसको सही कि भाई या तो जॉन मैकेन ये कहने आ रहे हैं कि जी आपको जो कुछ करना है वो कर ले, हम आपके साथ हैं, या वो ये कहने आए हैं कि इस स्टेज पे अगर आपने पाकिस्तान में जमहूरियत को डिरेल करने की कोशिश की सही, तो अच्छा उसका सबूत फिर दूसरी तरफ मिल जाता है कि जरदारी 90 डिग्री का यू टर्न क्यों लिया। हाँ पहले तो वो बहुत तनकीद कर रहे थे। जी हम जमहूरियत नहीं गिनने देंगे, हम पार्लियामेंट नहीं टूटने देंगे, और नवाज शरीफ ये तो नहीं कहा कि तुम कदम बढ़ाओ हम तुम्हारे साथ हैं, लेकिन शेर बनने की बात की, शेर बनो। ठीक। तो अब ये इनको जब हम सारी चीजों को जोड़ते हैं तो आप मुझे बताइए कि मुझे ये लगता है कि शायद स्टेटस ही को हो और जो इतना शोर शराबा इधर उधर हो रहा है वो हो जाए, लेकिन जो जीआईटी में तो कोई कमी बिल्कुल नहीं है, सारी वो गवर्नमेंट के नवाज शरीफ साहब उनकी फैमिली के खिलाफ है, बिल्कुल बेनिफिट ऑफ डाउट नहीं दिया उसको। अच्छा लताफ साहब, अब आर्मी अगर गौर से जी सब एक चीज में चाहता हूँ, जी जी आप मुझसे ये पूछें या आपसे मैं पूछूं कि ऐसी कौन सी क्लास आपको जीआईटी में नजर आ रही है जिसमें ये लिखा हो कि इस क्लास के तहत या इस वजह से नवाज शरीफ को डिस्क्वालीफाई कर दिया। कोई रेफरेंस नहीं है किसी चीज का। जी बिल्कुल ठीक है, ये एक नुक्ता है। मैंने फिर 2 दफा पढ़ा मैंने जिसमें मुझे ये पता चले कि जिसमें जीआईटी ने बहुत क्लियरली कि इस कानून के तहत और इस चीज के तहत, ठीक है, क्योंकि उन्होंने रेफरेंस की सिफारिश की है नैब को। क्या जीआईटी ने नवाज शरीफ को आम लॉक लगा दिया कि वो कुछ नहीं कर सकते चॉइस के? हाँ उन्होंने रेफरेंस की बात की है कि नैब इसमें मजीद तफ्तीश करे। लताफ साहब, अब आर्मी के हवाले से अगर हम बात करें तो आर्मी के हवाले से मतलब खबरें तो और हैं, लेकिन आर्मी और गवर्नमेंट की अच्छी कहते हैं कि रिलेशंस हैं, कोई नए आर्मी चीफ आए हैं, वो चीज तो अभी आप आर्मी का रोल क्या फिर? देखिए मुस्लिम लीग के लीडरान जो हैं उसके अंदर इस पे तो आपका सवाल ही नहीं बनता मुझसे, इसलिए कि देखिए मुस्लिम लीग के लीडरान जो है सब कह रहे हैं, तो कह रहे हैं कि जी हम ठीक कर देंगे साजिश करने वालों को, हमें पता है कि कौन डूइंग इट। आप बताते नहीं है, कहते रहते हैं, बस नाम नहीं बताते। हिडन हैंड है, हमें पता है तालियां कौन बजा रहा है, हमें पता है कि इमरान खान के धरने के पीछे कौन है, हमें पता है, हम पूछेंगे कि जनाब इनको इमरान को किसने पैसे दिए। मैं कोई इमरान की मुखालफत नहीं कर रहा हूँ, मैं कुछ नहीं कह रहा हूँ, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर वो कह रहे हैं तो वो ज्यादा से ज्यादा आप उनसे पूछेंगे तो वो कहते हैं जी हम इस्टेब्लिशमेंट को कह रहे हैं। अब उनसे पूछेंगे कि अच्छा भाई इस्टेब्लिशमेंट किसे कहते हैं, तो कहने का मकसद ये है कि उनका इशारा जो है वो आर्मी की तरफ है, और वो इतने मजबूर हो गए हैं कि वो खुल के कह रहे हैं कि आर्मी का ये सब कुछ किया धरा है। और दूसरी बात ये है जो वेस्ट में एक नुक्ता नजर है, वो गलत भी हो सकता है, वेस्ट में नुक्ता नजर ये है कि आर्मी चूंकि अमेरिका के ताल्लुकात की बुनियाद पे, अमेरिका के कम फर्म स्टैंड की वजह से वो खुद टेक ओवर नहीं कर सकते, तो उन्होंने धरने के वक्त सबको ये उम्मीद थी कि पाकिस्तान आर्मी टेक ओवर करेगी, लेकिन एक्सटर्नल प्रेशर की वजह से उन्होंने टेक ओवर नहीं किया। अब उन्होंने आर्मी ने ये सोचा कि हम जुडिशियल coup कर लें, और वो जाहिर है जुडिशियल coup जब भी हुए, और वैसे भी दूसरे भी जब coup हुए हैं, coup डेटा जिसे कहते हैं, अब चाहे वो ज़ियाउल हक का हो, मुशर्रफ का हो या किसी और का हो, तो मिलिट्री की एक को सपोर्ट जो लेनी पड़ी है वो जुडिशरी रहती, हमेशा हर चीज उन्होंने उसको प्रोटेक्ट किया उन्होंने अपने उसमें। अच्छा लताफ साहब, चलें ये बात अगर तुम दूसरी तरफ देखते हैं कि अब जो मेन अपोजिशन है, गो के पीपल्स पार्टी इन नंबर्स जो हैं अपोजिशन में ज्यादा है, लेकिन मेन इस गवर्नमेंट की अपोजिशन जो है वो इमरान खान साहब की। इस तमाम सिनेरियो में ऐसा फिर कैसे मुमकिन होगा कि इमरान साहब इलेक्शन मतलब इक़्तिदार में आ जाएं, या तो फिर अर्ली इलेक्शन हो तभी दोबारा आवाम के पास जाया जाए, या कोई और तरीका है? क्योंकि उनका तो मतमा नजर यही है ना कि ये गवर्नमेंट जाए और दूसरी गवर्नमेंट आए। इस पे मैं बहुत क्लियर हूँ और मैं अपना ओपिनियन दे सकता हूँ, और मैं देने के लिए चाह रहा हूँ। इमरान खान ने बड़ी जद्दोजहद की है, बड़ी लंबी जद्दोजहद की है। 2013 में उन्होंने अपना दिखाया है कि हाँ हमने जो वर्क किया है उसका रिजल्ट आया है, लोगों ने उनका साथ दिया है। मगर मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि उसे धरने में ले जाने की बजाय, इतना 126 दिन का धरना दिलाने की बजाय, अगर 2013 में और जो चिड़िया वाले साहब पे जो इल्जाम है कि उन्होंने 35 पंक्चर लगाए हैं, अगर वो ना लगाते और अगर उनकी सीटें थी
तो ये उनको दे देते। और अगर स्टैब्लिशमेंट को इमरान खान को वजीर आजम बनाना ही था, इख्तियार में लाना था, तो इमरान खान नवाज शरीफ की 20-25 सीटें रिग करके इमरान खान के खाते में डाल देते, तो 35 उसकी अपनी होती, 50-60 प्रेशर ग्रुप बन जाता। 100-125 बन जाती, फाटा की बना बनू के इनको वजीर आजम बना देते। तब तो आपने उन्हें इमरान खान को लॉलीपॉप, क्योंकि इमरान खान समझते ही नहीं है पॉलिटिक्स, जब लोग उसके साथ थे तो उसको उन्होंने लॉलीपॉप दिया एस्टैब्लिशमेंट में कि तुम्हें हम सुबह फरत दे रहे हैं। तो वो इमरान खान बेचारे गिर पड़े थे, वो थे हॉस्पिटल में थे, सब कुछ था, तो वो उन्होंने लॉलीपॉप ले लिया। और उसके बाद फिर आपने कहा कि जी हमारे साथ तो जाती हुई थी। और मैं यकीन करता हूँ, मैं दिल से ये बात कह रहा हूँ कि मुझे इस बात का पूरा यकीन है कि इमरान खान सेंट्रल पंजाब में सीटें जीत रहा था, उसके साथ जाती हुई थी। लेकिन इमरान खान को लड़ाई वहीं से शुरू करनी चाहिए थी। असेंबली में जाके तो आपने लड़ाई इतने अच्छे की जी हमने डेमोक्रेसी के लिए कुर्बानी दी, तो जब डेमोक्रेसी के लिए कुर्बानी दी तो 6-7 महीने और दे दो, 1 साल और दे दो। ठीक, लेकिन अभी जाहिर है इलेक्शन होंगे तभी चीजों का पता चल सकेगा कि, और मेरे ख्याल में इमरान खान साहब यही चाहते होंगे कि इलेक्शन हो ताकि पता चले। जी लता साहब, दूसरी बात, मैं जो बात आप ये जानना चाह रहे हैं, वो जो बात आप पूछना चाह रहे हैं, वो ये पूछना चाह रहे हैं कि इमरान खान को इलेक्शन के बगैर अगर नहीं लाएंगे तो एक और रास्ता होता है ना, बैकडोर का भी तो एक रास्ता होता है। सवाल ये पैदा होता है कि मैं इमरान खान को जानता हूँ और इमरान खान मेरा ख्याल नहीं है कि वो बैकडोर से आना पसंद करेगा। और अगर बैकडोर इन्होंने कोशिश ये की कि शायद हम इतनी सीटें, इतने जो है लोटे या परिंदे या जो कुछ भी है टर्नकोट है, इमरान खान की पार्टी में डाल दें कि अगर नवाज शरीफ के बाद प्राइम मिनिस्टर का कोई इलेक्शन, नवाज शरीफ साहब के बाद अगर कोई प्राइम मिनिस्टर का जब इलेक्शन हो, तो इमरान खान के पास इतनी सीटें हो कि वो प्राइम मिनिस्टर बन जाए और फिर वो पार्लियामेंट के वोट से जीत जाए। लेकिन मैं ये समझता हूं कि ये पॉलिटिकली तो इसलिए नहीं था कि 50-50 और 60-60 के ग्रुप जब बीच में कूदेंगे और नवाज शरीफ का ग्रुप अगर दो ग्रुपों में भी स्प्लिट हुआ तो 70-70 किसी के पास 50 होंगी, एवरीबडी विल बी स्टेक होल्डर। लेकिन इमरान खान और एस्टैब्लिशमेंट दोनों मिलकर मैनिपुलेशन नहीं कर सकते हैं। ठीक है अल्ताफ साहब, इस पे बात करेंगे हम इंशाल्लाह थर्सडे को, थोड़ी सी और डेवलपमेंट हो। कराची की बात देखते हैं, वहां जो इलेक्शन हुआ है वो क्या चेंज आया जब पीपल्स पार्टी जीती है? सर बात ये है पट्टी साहब, इस मसले पे बात करना जो है वो खासा मुश्किल है। अगर मुझे आप इजाजत दें, क्योंकि मैंने कराची में इलेक्शन कवर किए हैं, आप वहाँ अच्छी तरह सियासत को जानते हैं, वहाँ की मैं तालीम साहिवाल में हासिल की है, लेकिन जर्नलिज्म तो सारा कराची में किया है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये पीपल्स पार्टी जो सीट जीती है, ये पीपल्स पार्टी का घर नहीं था। यहाँ पीपल्स पार्टी के कम वोट हैं और मेरे हिसाब से तो यहाँ पर 4-5 हजार वोट पीपल्स पार्टी के हो सकते हैं, जितने मुस्लिम लीग के हुए हैं, जितने इमरान खान के हुए हैं। यहाँ की जो पॉपुलेशन है, इसके जो इर्द गिर्द के इलाके हैं, पॉकेट्स हैं, वहाँ उर्दू स्पीकिंग की बस्तियां हैं, लेकिन बीच में जो है कुछ गोट आते हैं और कुछ और इलाके आते हैं, तो उसमें नॉन उर्दू स्पीकिंग लोग जो हैं, सेटलर्स हैं, वहाँ मौजूद हैं। लेकिन अगर आप सारे वोट्स को काउंट कर लें जो जमात इस्लामी को मिले, पीटीआई को मिले, पाकिस्तान मुस्लिम लीग को मिले, अगर ये एक कैंडिडेट भी खड़ा कर देते तो उनके वोट जो है ना तो वो एमपीएम पाकिस्तान के बराबर हुए और ना पीपल्स पार्टी के। लेकिन अब सवाल ये होता है कि पीपल्स पार्टी ने इतने सारे वोट कैसे ले लिए। देखिए ये सारे के सारे लोग जो वोट जो आज पड़े हैं इसमें और लोगों ने डाला है, वो कुछ भी समझ के डाला हो, तो इसमें अल्ताफ ने जो बाइकआउट करने की बात की थी और उसने जो मैसेज दिया है कि इलेक्शन का बाइकआउट किया जाए, और इस्टेब्लिशमेंट ने एमपीएम पाकिस्तान से अपना कैंडिडेट खड़ा किया, तो वोटर्स वे कंफ्यूज्ड। लेकिन जो पीपल्स पार्टी को वोट मिले उसमें मेजॉरिटी वोट जो है वो एमपीएम अल्ताफ के हैं, और जो वोट एमपीएम पाकिस्तान को मिले वो भी अल्ताफ के वोट हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। और इनका मतलब ये है कि इनका जो वोट बैंक जो है, एमपीएम का जो वोट बैंक है, वो इस राइडिंग में बढ़ा है। और पीपल्स पार्टी की अपनी पॉपुलैरिटी की वजह से नहीं है, बल्कि ये जो एक ऐसा सिचुएशन क्रिएट हुई है उसकी वजह से अल्ताफ की बात लोगों ने मानी है, उसको ये समझा है कि इस वक्त जो है वो पीपल्स पार्टी को सपोर्ट करो। और एक खबर आई भी थी
जरदारी और अल्ताफ की लंदन में ये अंडरस्टैंडिंग थी। मैं वसूख से नहीं कह सकता ये बात, लेकिन मुझे कुछ दोस्तों ने ये बात बताई थी कि उन्होंने शायद ये भी वहाँ मैसेजेस दिए थे। ठीक है लताफ साहब, इसका मतलब ये हुआ कि लंदन और पाकिस्तान एमकेएम ऑलमोस्ट एक ही अभी तक, कोई फर्क नहीं पड़ा। मैं तो यही समझता हूँ। बाकी देखिए ना, अगर 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 ये एमकेएम की जो एमकेएम पाकिस्तान है, अगर वो अल्ताफ की तरफ जाते हैं तो कराची में ब्लडशेड हो जाएगा ना। बिल्कुल ठीक है। तो वो तो फिर बहुत घबरा इस्टेब्लिशमेंट से झगड़ा होगा, आर्मी से झगड़ा होगा। तो वो एक मसलहत की दुनिया में कोई चीज होती है, और मेरा ख्याल है ये मसलहत का जो प्लान है वो मुझे नजर आता है कि ये ऐसी बात है। वरना कौन अल्ताफ की पॉपुलैरिटी कौन से इलाके में जो है वो कम हो गया, मुझे नहीं लगता। साहब थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। थर्सडे इंशाल्लाह आपसे फिर बात करते हैं। अच्छा जनाब, बड़ी अब देखा जाए तो बज़ाहिर जीआईटी की जो रिपोर्ट है वो टोटली जो है वो अपोजिशन के इमरान खान साहब के हक में है, लेकिन इसके बाद क्या है, सुप्रीम कोर्ट में क्या सूरत हाल बनती है, और इसके साथ साथ जो स्टेटस को के मैसेज हैं उसको किस तरह से देखा जाएगा, आर्मी क्या कर रही है, और साथ साथ सुप्रीम कोर्ट ने या अदलिया ने क्या सिलसिला करना है। लेकिन बज़ाहिर इस वक्त बैक फुट पे गवर्नमेंट है और फ्रंट फुट पे अपोजिशन है। अगले सेगमेंट में हमारे साथ होंगे जनाब शहबाज अकबर साहब, कुछ इमिग्रेशन के हवाले से गुफ्तगू करेंगे। ऑन-एयर विद अरशद भट्टी में आपको एक बार फिर खुशामदीद, बहुत शुक्रिया कि आप हमारे साथ हैं। इमिग्रेशन के जो मामलात हैं वो खासे इम्पॉर्टेंट होते हैं, और बाज़ औक़ात छोटी छोटी चीज़ें हैं वो हमें समझ नहीं आती हैं, और बहुत से लोग इस हवाले से इंक्वायर भी करते हैं। आज हमारे साथ शहबाज अकबर साहब मौजूद हैं ग्रीन स्टार इमिग्रेशन से। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो पीआर कार्ड्स के हवाले से हमने चाहा कि कुछ उनसे इस हवाले से गुफ्तगू करें। शहबाज साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम डॉक्टर साहब, हमारे तमाम व्यूअर्स को भी अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। शहबाज साहब, जो पीआर कार्ड जिन लोगों के पास हैं इसका क्या कानून है, क्योंकि बहुत से लोग जाते हैं बैक होम चले जाते हैं, टाइम पे नहीं आ पाते हैं, या उनको आइडिया नहीं रहता, बाज़ औक़ात फिर जब वापस आते हैं एयरपोर्ट पे बड़े सवालों जवाब होते हैं। तो कितना अरसा जो पीआर कार्ड होल्डर है वो बाहर रह सकता है? बट साहब देखिए, परमानेंट रेजिडेंट स्टेटस एक ऐसा स्टेटस है जब ये किसी भी फॉरेन नेशनल को मिलता है जी जी, तो पीआर होने की वजह से बहुत सारे प्रिविलेजेस मिलते हैं, बेनिफिट्स मिलते हैं, पर इसके साथ साथ की कुछ ऑब्लिगेशन भी हैं। एंड परमानेंट रेजिडेंट की जो रेजिडेंस की ऑब्लिगेशन है वो ये है कि वो 730 डेज आउट ऑफ एवरी 5 ईयर्स कनाडा में स्टे करे। अच्छा, तो उसके बाद फिर वो अपने पीआर स्टेटस को रिन्यू भी कर सकता है और मेंटेन कर सकता है। ठीक है। और बात आप कर रही है कि समटाइम लोग ऐसा नहीं कर पाते, तो पीआर का स्टेटस उनका खत्म नहीं होता। पीआर स्टेटस एक ऐसा स्टेटस है जो परमानेंट रेजिडेंट के पास हमेशा रहता है जब तक उसको खुद सरेंडर नहीं करता, या फिर रेजिडेंसी ऑब्लिगेशन को पूरा ना करने की वजह से उसे रिमूवल ऑर्डर आ जाए तो वो खत्म नहीं हो जाता। तो अदरवाइज स्टेटस को वो खुद जब तक विड्रॉ नहीं करता, स्टेटस उसके पास होता है अगर उसने रेजिडेंसी ऑब्लिगेशन पूरी नहीं भी की। बट सर होता यह है कि बहुत सारे लोग बैक होम्स में जाते हैं, पाकिस्तान में, इंडिया में या दुनिया के दूसरे कंट्रीज में, तो समटाइम्स सर्कमस्टांसेस ऐसे हो जाते हैं कि वो कनाडा जल्दी वापस नहीं आ सकते या फिर रेजिडेंसी ऑब्लिगेशन पूरी नहीं कर सकते। तो ऐसी सिचुएशन में सिर्फ उनके पास अपॉर्चुनिटी होती है कि वो रेलेवेंट मिशन या एम्बेसी में जो उनकी ट्रैवल डॉक्यूमेंट की एप्लीकेशन है वो फाइल कर सकते हैं। और जो वीजा ऑफिसर्स हैं वो ये देखते हैं कि अगर एप्लीकेंट के पास कोई कंपेलिंग रीजंस हैं जिसकी वजह से वो कनाडा में नहीं जा सका, लेट्स से एक एप्लीकेंट पाकिस्तान में है और वहां पर उसके पेरेंट्स जो हैं वो एजेड हैं और उनकी मेडिकल कंडीशंस हैं, तो उसके साथ कनाडा में ट्रैवल भी नहीं कर सकते और एप्लीकेंट जो है उनको छोड़ के आ भी नहीं सकता। तो ऐसी सिचुएशन में गवर्नमेंट ऑफ कनाडा ह्यूमैनिटेरियन कंपैशनेट ग्राउंड को कंसिडर करती है और बहुत सारे लोगों को जो है वो ट्रैवल डॉक्यूमेंट इशू होता है और उन लोगों का वो टाइम जो उन्होंने आउटसाइड कनाडा में गुजारा होता है वो इनसाइड कनाडा कंसिडर हो जाता है। और ट्रैवल डॉक्यूमेंट मिलने के बाद वो ट्रैवल करके यहाँ पे आ जाते हैं और एज कंसल्टेंट दोबारा रहना शुरू कर देते हैं। मतलब वर्स टू वर्स जो है, मतलब अगर आपके पास पीआर कार्ड है, बहुत अरसा भी रह गए, तो यहाँ आके आप यानी कि मामलात को सेटल कर सकते हैं। जी, if you have compelling reasons। अच्छा, अगर नहीं है तो फिर आपका पीआर कार्ड जो है वो कैंसिल भी हो सकता है? बिल्कुल कैंसिल हो सकता है। जब
डिफरेंट हाई कमीशन से या कॉन्सुलेट से कोई भी एप्लीकेशन रिफ्यूज हो जाती है, हम्म, तो फिर एप्लीकेंट के पास एक ही अपॉर्चुनिटी होती है कि वो वीजा ऑफिसर के डिसीजन के अगेंस्ट इमिग्रेशन रेफ्यूजी बोर्ड में अपील करे। ठीक है। तो अपील में जो इमिग्रेशन रेफ्यूजी बोर्ड के जजेस या मेंबर्स होते हैं, इनके पास बहुत ज्यादा इख्तियारात होते हैं। तो बहुत सारे केसेस ऐसे भी होते हैं जो एम्बेसी या हाई कमीशन से रिजेक्ट होते हैं, बट उनको इमिग्रेशन रेफ्यूजी बोर्ड की अपील में कंसिडर कर लिया जाता है। ठीक। बट अगेन मैं यही कहूंगा, क्योंकि पीआर स्टेटस जो है ये जिन लोगों ने हासिल किया होता है, इसके लिए या तो स्किल क्लास इमिग्रेशन में आए होते हैं, फैमिली स्पॉन्सरशिप में आए होते हैं, बड़ी एफर्ट करनी पड़ती है, काउंसिल को इनकम लेवल मेंटेन करना पड़ता है अपने पेरेंट्स को या बुलाने के लिए। जी बिल्कुल। तो बेस्ट ऑप्शन ये है प्रॉपर तरीके से अपनी रेजिडेंसी ऑब्लिगेशन को पूरा करें। ठीक। बट अगर आप ऐसी सिचुएशन में हैं तो डेफिनेटली आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, उसमें ठीक। आपको हेल्प आउट करें। ठीक। अच्छा, एक क्वेश्चन जाते जाते कि ये तो पीआर कार्ड का हो गया, जो सिटीजन हैं जाहिर है वो भी बाज़-औक़ात लॉन्ग टाइम के लिए चले जाते हैं, तो उनकी सिटीजनशिप पे तो कोई असर नहीं पड़ता? नहीं, बट सर देखिए, सिटीजन जो है उसके मोबिलिटी राइट्स को कोई चैलेंज नहीं कर सकता, उसकी कोई रेजिडेंसी ऑब्लिगेशन नहीं है। ठीक। जितना अच्छा चाहे दुनिया में कहीं भी जाके रह सकता है, बट ये जरूर है कि दूसरे कंट्री में कुछ कंडीशन जरूर लगाते हैं कि आप 6 मंथ से ज्यादा दूसरे कंट्री में नहीं रह सकते अगर आप वहाँ के सिटीजन या ड्यूअल सिटीजनशिप नहीं है आपके पास तो। एग्जैक्टली। ठीक। अदरवाइज सिटीजन के ऊपर कोई ऐसी रिस्ट्रिक्शन नहीं है, वो जितना अच्छा चाहे कनाडा से बाहर रह सकता है। वेरी राइट, थैंक यू वेरी मच शहबाज साहब, बहुत शुक्रिया। फिर इंशाल्लाह आपसे कोई क्वेश्चन हुआ तो ज़रूर आपसे बात करेंगे। थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर। बहुत शुक्रिया। शहबाज अकबर साहब ग्रीन स्टार इमिग्रेशन से, और हम इंशाल्लाह एक सिलसिला शुरू करें जिसमें लॉ के हवाले से भी मुख्तलिफ लोगों के क्वेश्चंस होते हैं, इमिग्रेशन के हवाले से क्वेश्चंस हैं, या बाकी भी जो रिलेटेड सर्विसेज हैं उसके हवाले से क्वेश्चन हो तो आप info@toronto360.tv पे अपना क्वेश्चन भेज सकते हैं। फिर कुछ क्वेश्चन जब इकट्ठे हो जाएंगे तो हम कोशिश करेंगे कि एक प्रोग्राम ऐसा हो जिसमें उस मौजू पे हम जो एक्सपर्ट्स हैं उनसे उस हवाले से आपके जवाबात जो हैं सवालों के वो उनसे लेके दे सकें। तो चलिए जनाब, ये हमारा आज का प्रोग्राम था। वक्त बड़ी जल्दी बदलता है, चीज़ें बहुत जल्दी बदल जाती हैं। लोग कहते हैं कि लोग चीज़ों को जब ऐसी चीज़ें आती हैं तो इंसान को थोड़ा सा देखना ज़रूर चाहिए कि क्या सही है और क्या गलत है, और फैसला जो है वो सोच समझकर डिफरेंट हवालों से करना चाहिए। और फैसला तो इंसान को करना ही होता है, लेकिन दुरुस्त वक्त पे दुरुस्त फैसला आपको बेहतरी की तरफ ले जा सकता है। तो चलिए जनाब, हमें दीजिए इजाज़त। दुआ में रखिएगा याद, हौसला नहीं हारना, पर हौसला भी को हारने की चीज़, एंड ऑलवेज फॉलो योर हार्ट, क्योंकि सब अच्छे की आवाज़। इंशाल्लाह बशर्त ज़िंदगी नेक्स्ट प्रोग्राम थर्सडे को होगा, आपसे मुलाकात होगी। अरशद भट्टी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़ और सपुर्द मौला।